हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल गुरु आस्था कैरियर क्लासेस में। पिछली वीडियो में हमने विद्युत धारा के बारे में अच्छे से जानकारी ले ली थी और दूसरा जब वीडियो पार्ट 2 आया तो पार्ट 2 में हमने विभव और विभवांतर के बारे में अच्छे से पढ़ा था। आज का जो लेक्चर है वह पार्ट 3 है विद्युत धारा अध्याय का। ठीक है, यह कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा। आज के टॉपिक को जरूर से जरूर देखिएगा क्योंकि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है जो कि आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है। और यह जान जाना कि आज का जो टॉपिक है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर के लिए तो समझ जाइए एकदम पेपर की जान है आपके लिए। ठीक है, तो ध्यान से आज के टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए आज का जो हमारा पहला टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले जैसे मान लो ये हमारे पास एक तार है, ठीक है, ये हमारे पास एक तार है। इस तार में विद्युत धारा इस प्रकार से बह रही है। ठीक है, ये हमारे पास एक तार है और इस तार में विद्युत धारा बह रही है। अब पता चला कि विद्युत धारा जब बह रही है तो इसके रास्ते में कहीं पे रुकावट आ जाए, विद्युत धारा के रास्ते में रुकावट आ जाए, यानी विद्युत धारा जो है वो अब धीमे धीमे आगे बढ़े। कोई रुकावट आ गई, बाधा आ गई तो क्या हो जाए, विद्युत धारा आगे जो है धीमे धीमे बढ़े। ठीक है, तो जब जो विद्युत धारा है किसी रुकावट के कारण वह धीमे धीमे आगे बढ़ना शुरू हो जाए तो उसी गुण को बोलते हैं बच्चा विद्युत प्रतिरोध। बात समझ में आई? हमने क्या बोला, विद्युत धारा का जो प्रवाह है उसके रास्ते में यदि कोई अवरोध आ जाए या फिर कोई रुकावट आ जाए तो वह जो गुण होगा उस गुण को बोलेंगे विद्युत प्रतिरोध। बात क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं। किसी चालक का वह गुण, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध अथवा रुकावट उत्पन्न हो उसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। उसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो हमने क्या बोला, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न हो जाए। जैसे मान लो कोई चालक तार है, उसका वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत धारा बह रही है उस विद्युत धारा के रास्ते में रुकावट उत्पन्न हो जाए, उसी रुकावट को हम बोलते हैं विद्युत प्रतिरोध। ठीक, यह बात क्लियर है? ठीक है, चलिए अब जैसे मान लो हम अभी घर जा रहे हैं और हमारे रास्ते में कोई आगे रुकवा ले, हमको रुकावट उत्पन्न कर दे, भैया तुमको आगे नहीं जाना। ठीक है, तो अब यह जो रुकावट उत्पन्न हो रही है वो हमारे लिए कैसा काम करेगा, एक विरोध का काम करेगा। और वही विरोध देखो बच्चा फिजिक्स की भाषा में क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर हो गया हमारा प्रतिरोध। अब प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है भाई साहब, प्रतिरोध का मात्रक लिखते हैं, प्रतिरोध को पहले दर्शाते हैं हम लोग। प्रतिरोध को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर से। यह आपको याद रखना है कि इसे किससे प्रदर्शित करना है, कैपिटल आर से। ठीक है, फिर उसके बाद इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक
ओम होता है। क्या होता है भैया? ओम होता है। ठीक है, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वह ओम होता है। बात क्लियर है? फिर उसके बाद हमको क्या देखना है इसमें, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे, ये देखो ओम जो है भाई साहब एक वैज्ञानिक का नाम है और उस वैज्ञानिक ने प्रतिरोध की खोज की थी और प्रतिरोध की खोज करने वाले वैज्ञानिक के नाम पर ही इसका जो नाम रखा गया वो ओम रख दिया गया, इसका मात्रक का नाम ओम रख दिया गया। ठीक है, तो ओम कुछ और नहीं, एक वैज्ञानिक का नाम है और यह जो ओम होता है यह मात्रक किसका होता है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। ठीक है, अब इसके लिए एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है भैया हमारे पास? R इज इक्वल टू V अपॉन में I, जहां R क्या है भाई साहब? हमारा प्रतिरोध है या फिर कह सकते हो विद्युत प्रतिरोध है, और V क्या है? विभवांतर है। ठीक है, और I क्या है? विद्युत धारा, विद्युत धारा। ठीक है, अब इसके अन्य मात्रक को देखते हैं। अन्य मात्रक क्या हो जाएंगे इसके? अन्य मात्रक, ठीक है, पहला मात्रक हमने क्या पढ़ा? पहला मात्रक इसका है ओम, जो कि अभी हमने ऊपर देखा था, और इसका दूसरा मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर। यह वोल्ट प्रति एम्पियर कहां से आता है? इसके फार्मूले से आता है। देखो फार्मूले में क्या है, यह ऊपर क्या लिखा गया बच्चा? विभवांतर, इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। आई फॉर क्या होता है? धारा, इसका मात्रक एम्पियर होता है। तो यहां से हमारे पास इसका जो है दूसरा मात्रक निकल के आएगा वोल्ट बटा के एम्पियर, यानी वोल्ट प्रति एम्पियर। बात क्लियर है बच्चों? जल्दी से इस चीज को नोट डाउन कीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं अपने दूसरे टॉपिक को। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है? वे कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। वे कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। आखिरकार वह दिन आ गया जिस चीज का मुझे बेसब्री से इंतजार था, और यह चीज इसलिए इंपॉर्टेंट थी बच्चा। क्यों इंतजार था? यह आपके पेपर के लिए इंतजार था, और यह इंतजार आज खत्म हुआ, क्योंकि यह जो प्रश्न है आपके बोर्ड में 100% आने वाला प्रश्न है भाई साहब। यह आपके पेपर में 100% पूछा जाता है, और यह जान जाना कि यह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम समझते हैं। यह देखो बच्चा 4 बातों पे निर्भर करता है। पहली बात क्या है? पहली बात क्या? कि यह तार की जो लंबाई है। ठीक है, जैसे मान लो यदि हम क्या करें, किसी तार को ले उसको खूब दूर तक लेकर जाएं, तो ये जितना लंबा तार होगा प्रतिरोध का मान उतना बढ़ेगा। बात समझे हमारी? यदि हम क्या करें, तार को जितना दूर तक ले जाएंगे, जितना लंबा तार लेंगे, प्रतिरोध का मान उतना ही बढ़ेगा। ठीक, तो पहली बात तो हमारी यह रही कि जो हमारा प्रतिरोध है, प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या? कि जो प्रतिरोध है वह तार की लंबाई L, तार की जो लंबाई है L के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगा। अनुक्रमानुपाती होने का मतलब क्या? जैसे जैसे तार की लंबाई बढ़ाएंगे वैसे वैसे तार में प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। मान लो हमने यहां से 100 मीटर लंबा तार ले लिया और उसके बाद उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करना शुरू करेंगे और तार को यहां से वहां तक लेकर जाएं तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। यानी तार जितना लंबा होगा प्रतिरोध का मान उतना ही ज्यादा होगा।
ठीक है, हमने क्या सीखा कि यदि तार की लंबाई ज्यादा होगी तो प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, ठीक है, यह तो लंबाई हो गई। दूसरा क्या है, प्रतिरोध चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो इसका कहने का मतलब क्या है कि यह जो प्रतिरोध R है यह व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि उल्टा होता है। ठीक है, जो चीज लिखी जाएगी वह 1 के करके लिखी जाएगी, यानी 1 में A हो जाता है। ठीक है, यह बात समझ में आई कि जो चालक तार है, ठीक है, उसका जो प्रतिरोध है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान समझना मेरी बात को। यदि मान लो कोई तार पतला है तो उसका जो प्रतिरोध है वह ज्यादा होगा, यानी अनुप्रस्थ काट का मतलब क्या है, मान लो हमारे पास तार है, तार की मोटाई की बात हो रही है। ठीक है, तार कितना मोटा है उसकी बात हो रही है। एक मोटा तार ले लो और वहीं पर एक पतला तार ले लो और फिर देखना कि प्रतिरोध किसका ज्यादा आ रहा है किसका कम आ रहा है। ध्यान से सुनना, यदि मोटाई ज्यादा रहेगी, ठीक है, यदि मोटाई ज्यादा रहेगी यानी A का मान यदि ज्यादा रहा तो R का जो मान होगा वह कम आएगा बच्चा। ठीक, यदि मोटाई जो है कम हो जाए तो R का मान जो होगा हमारा ज्यादा आएगा। ठीक है, यह बात समझ में आई। अरे आपने देखा होगा ना घर पे कि जो तार की लाइनें आती हैं हम लोग के यहाँ घर पे सप्लाई वाली, उसमें जो तार यूज की जाती है वो मोटे मोटे तार होते हैं, बट वहीं पर यदि घरों के चार्जर वगैरह के तार देखें तो पतले पतले तार यूज किए जाते हैं। यदि वहां पर हम मोटे तारों का यूज करें तो वहां पर प्रतिरोध का मान कम होता है, यदि हम पतले तारों का यूज करें तो प्रतिरोध का मान ज्यादा हो जाता है। ठीक है, जिसके वजह से तार वगैरह गर्म हो जाते हैं। यदि देखो वायरिंग में क्या होता है कि वायरिंग में यदि हम पतले तारों को यूज करते हैं तो होता क्या है कि जब लोड बढ़ता है तो लोड बढ़ने के साथ साथ पतले तार जो है प्रतिरोध का मान बढ़ना शुरू हो जाता है, और जब प्रतिरोध का मान बढ़ना शुरू होता है तो जो तार है वह गर्म होकर पिघल जाता है। वहीं पर यदि हम मोटे तार को लें तो मोटा तार जो होता है जैसे ही उसका मोटाई बढ़ेगा यानी क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी मोटे तार में प्रतिरोध का मान कम होता है जिसके वजह से वह जल्दी जलते नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई। तो हमने क्या बताया कि चालक तार का अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है वो व्युत्क्रम होता है किसके, प्रतिरोध के व्युत्क्रम होता है। ठीक, यानी A का मान यदि बढ़ाएंगे तो R का मान कम हो जाएगा और R का मान यदि बढ़ाएंगे तो A का मान कम हो जाएगा। यानी ये दोनों आपस में उल्टा होते हैं, एक बढ़ेगा और दूसरा कम हो जाएगा। ठीक, जल्दी से इस बात को नोट डाउन कीजिएगा। नोट डाउन कर लिया होगा आपने। अब हम देखते हैं अपने अगले पॉइंट को। हमने 2 पॉइंट देख लिया था, तीसरा पॉइंट क्या है, पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, पदार्थ की प्रकृति। जैसे देखो आजकल मार्केट में आपने देखा होगा कि अलग अलग टाइप के, अलग अलग मेटल के, अलग अलग धातुओं के आपके तार आना शुरू होगा। जैसे कॉपर का तार आता है, एल्यूमिनियम का तार आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको दूसरी धातुओं का तार देखने को मिल जाएगा, टंगस्टन का तार देखने को मिल जाएगा। तो आपको मार्केट में अलग अलग धातुओं के तार देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हमको क्या देखना है कि जो प्रतिरोध होता है क्या तारों के प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति का मतलब अलग अलग धातुओं के तार बन के आएंगे तो क्या उन पर यह निर्भर करेगा। तो इसका जवाब है हाँ बच्चों, यदि किसी तार को हम दूसरे धातु के तार से कंपेयर करें तो उसकी जो प्रतिरोध है किसी का कम होगा, किसी का ज्यादा होगा। ठीक, तो यहां से हमको क्या बात समझ में आई कि चालक का प्रतिरोध जो होता है, चालक का प्रतिरोध विभिन्न धातुओं के लिए, विभिन्न
धातुओं के तारों के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। अतः हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं बच्चा कि प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक, यह बात समझ में आई कि जैसे अलग अलग धातुओं के तार रहेंगे तो उनका प्रतिरोध भी अलग अलग होगा। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि यदि हमारे पास मान लो कॉपर का तार है और दूसरा एल्यूमिनियम का तार है, तो कॉपर का तार जो होगा उसका प्रतिरोध कम होगा और एल्यूमिनियम का जो तार है उसका प्रतिरोध थोड़ा सा ज्यादा होता है उसके कंपैरिजन में। तो इससे हमको पता चला कि यदि हम दो अलग अलग धातुओं के तार को यूज करें तो अलग अलग धातुओं की तारें जो होंगी उनका जो प्रतिरोध होगा वह अलग अलग होगा। ठीक है, यही बात यहां पर बताई गई है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब अगले पार्ट को देखते हैं। चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, ताप पर। ठीक है, यानी जो हमारा प्रतिरोध है वह किस पर और निर्भर करता है भाई साहब, ये चौथे पॉइंट यानी ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये ताप पर किस प्रकार से निर्भर करता है, देखो हमने क्या बताया कि अभी पीछे हमने देखा कि तार की प्रकृति पर निर्भर करता है, फिर हमने क्या बताया कि अब यह जो है ताप पर भी निर्भर करता है जो प्रतिरोध होता है। यानी सीधा सीधा कहने का मतलब क्या, यदि किसी चालक तार का ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा और चालक तार का मान घटाएंगे तो प्रतिरोध का मान घटेगा। यानी सीधा सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो ताप होता है चालक तार का, ठीक है, यदि एक सेकेंड रुक जाना, हमने क्या बोला, जो प्रतिरोध होता है वह अनुक्रमानुपाती होता है किसके भाई साहब, ताप के। ठीक है, यह बात आपको अपने कॉपी पे लिखनी है। प्रतिरोध जो होता है अनुक्रमानुपाती होता है ताप के, यानी यदि हम ताप को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा और ताप को घटाएंगे तो प्रतिरोध का मान घटेगा। देखो अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या, अनुक्रमानुपाती रहेगा तो हमको पता चल जाएगा कि दोनों साथ में बढ़ेंगे या फिर दोनों साथ में घटेंगे। यदि व्युत्क्रमानुपाती आएगा, व्युत का मतलब होता है उल्टा, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो यहां पर देखो अनुक्रमानुपाती आया है, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह क्या होता है कि सीधा सीधा आपको लिख दिया जाएगा। तो जब अनुक्रमानुपाती होगा तो पहला यदि बढ़ रहा है तो दूसरा भी उसके साथ साथ क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, तो प्रतिरोध जो होता है ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, जो प्रतिरोध होता है वो ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आप लिखेंगे प्रतिरोध ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, अतः तार का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। ठीक है, यह बात समझ में आई कि जैसे जैसे हम इसका ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसके प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। ठीक है, बात क्लियर है पूरा बच्चों, जल्दी से इस बात को नोट डाउन कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं अपने दूसरे टॉपिक को। हमारा दूसरा टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, इसको समझने से पहले एक बात हम समझते हैं। अभी कुछ देर हमने क्या पढ़ा कुछ देर पहले कि किसी पहला पॉइंट हमने क्या देखा था, याद होगा आपको, कि किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है, किसी चालक का जो प्रतिरोध है, किसी जो चालक का प्रतिरोध है
वह चालक तार के लंबाई के अनुक्रमानुपाती था, लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यह बात हमने देखी थी, यानी हम क्या कह सकते हैं कि पहला हमारा क्या था कि R जो था वह अनुक्रमानुपाती था L के, यह हमने देखा था पीछे कुछ देर पहले। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। दूसरी बात हमने क्या देखी थी, याद होगा आपको, क्या बच्चा देखा था कि किसी चालक तार का जो प्रतिरोध है, किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कहने का मतलब क्या, R जो होगा वह व्युत्क्रमानुपाती होगा इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, यानी ये हमने देखा था R जो है व्युत्क्रमानुपाती है 1/a के, ठीक है, यह हमने देखा था। और इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक। यह जो R है यह L के अनुक्रमानुपाती है, यही R 1/a के अनुक्रमानुपाती है। तो यहां से लिख देंगे हम लोग समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमको क्या पता चल रहा है भैया कि R जो है वह L के अनुक्रमानुपाती और A के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक। यह बात क्लियर है कि जो R हमारा है वह L के अनुक्रमानुपाती और A के व्युत्क्रमानुपाती, ये हमने लिख दिया समीकरण 1 और 2 से। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखिएगा, जब यह अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहां पर कोई एक नियतांक आके लगता है बच्चों। जब भी यह अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहां पर एक नियतांक आके लगता है। वह नियतांक क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, R जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह होगा तो यहां से एक नियतांक आके लगेगा, वह नियतांक यह रहेगा, L/a हो जाएगा, ठीक है, यह आपको ध्यान देना है, ठीक। यह जो नियतांक आके लगेगा इसको बोलते हैं इंग्लिश में रो, ठीक है। यह जो नियतांक आके लगेगा इस नियतांक को बोलते हैं रो, ठीक। तो यह नियतांक क्या है हमारे पास, यानी देंगे जहां जहां ये इस प्रकार से रो बनाते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं भैया, रो पढ़ते हैं। और रो क्या है हमारे पास, एक रो क्या है, एक नियतांक है, एक नियतांक है, ठीक है। रो क्या है, एक नियतांक है, ठीक है। और यही नियतांक क्या कहलाएगा बच्चों, यही नियतांक हमारा कहला जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक। बात क्लियर है, कोई किसी को दिक्कत? फिर से सुन लो हमने क्या बताया पूरे टॉपिक में कि किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है उसकी लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर हमने बोला किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल 1/a के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों को हमने इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान लिया, दोनों इक्वेशन को हमने मर्ज कर दिया, एक में मिला दिया, तो हमारे पास R = ρ/L/a, ठीक है, रो इंटू L/a। तो रो क्या है हमारे पास, रो एक नियतांक है और यही नियतांक क्या कहलाएगा बच्चा, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा, ठीक है। रो क्या है, एक नियतांक है और यही नियतांक क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। बात क्लियर है, जल्दी से इस बात को नोट डाउन कीजिएगा, नोट कर लिया होगा आपने। अब हम देखते हैं थोड़ा आगे इसके। अभी आपने क्या देखा कुछ देर पहले कि R जो होता है वह किसके इक्वल होता है, रो इंटू में L/a के, ठीक है। जहां पर रो क्या था हमारा, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, रो क्या था बच्चा हमारा, विशिष्ट प्रतिरोध। चलिए रो का मान निकालते हैं।
रो का मान निकालना है तो इन सबको इधर भेज दो, ए इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, यानी आर इंटू में ए हो जाएगा, एल इधर ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, गुणा में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या बनेगा, आर ए अपॉन में एल, जो कि रो के बराबर हो गया। या फिर इस प्रकार से लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन में एल, ठीक है, जो कि रो के लिए हमारा एक सीधा सा फार्मूला होगा। ठीक, बात क्लियर है। अब इस फार्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मात्रक निकालते हैं। इसका मात्रक कैसे निकालना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखो R का मात्रक क्या होता है, पहले यहाँ पे हम समझते हैं। R का मात्रक क्या होता है, ओम होता है सर जी, अभी अभी आपने कुछ देर पहले बताया। ए क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, या फिर कह सकते हो मीटर इंटू में मीटर। ठीक, यह क्या बनता है, मीटर स्क्वायर बनता है। इसके बाद एल का मतलब लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है सर जी। अब चलिए इसके रो के मात्रक को निकालते हैं। रो का मात्रक कैसे निकालना है, रो इज इक्वल टू, पहला आर है, फार्मूले में आर है, आर का मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर ओम हो जाएगा सर जी। फिर गुणे ए है, ए का मात्रक क्या है, मीटर इंटू में मीटर, मीटर इंटू में मीटर है। उसके बाद एल नीचे है, नीचे एल का मात्रक क्या है, मीटर है, मीटर लिख दो। इस मीटर से यह एक मीटर कट गया तो रो का मात्रक हमारे पास क्या निकल के आ गया, ओम मीटर, ओम मीटर। यह हो गया बच्चा आपका मात्रक किसका, रो का मात्रक। ठीक, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया, ओम मीटर। जल्दी से इस बात को नोट डाउन कीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं अपने अगले टॉपिक को। अगला टॉपिक है हमारा ओम का नियम। ओम का नियम, यह बच्चा आपके पेपर में 100% की पूछा जाता है। यह आपके पेपर की, समझ लो आपके पूरे किताब की एकमात्र एक ऐसी टॉपिक है जो कि बार बार रिपीटेड होती है, हर बार क्वेश्चन आता है पेपर्स में। ठीक है, तो ओम का नियम भी आपके लिए बच्चा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह भी जान जाइएगा कि ओम का नियम आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पेपर में आपके दो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं, वह पहला है जो हमने पीछे पढ़ा कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, और दूसरी बात क्या थी हमारी, यह ओम का नियम। ठीक है, चलिए ओम को नियम को समझते हैं। ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम क्या कहता है बच्चा, किसी चालक तार में प्रवाहित धारा उस चालक तार के, धारा यहां पर आई लिख लीजिएगा, धारा आई जो है उस चालक तार के मध्य स्थित विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यही है बच्चा ओम का नियम। ध्यान से समझना क्या बोला गया है कि किसी चालक तार में प्रवाहित धारा उस चालक तार में स्थित विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी V जो होता है वह अनुक्रमानुपाती होता है किसके, I के। यह बात क्लियर है, यह बात समझ में आई। हमने क्या कहा कि V जो होगा वह अनुक्रमानुपाती होगा I के, यानी कहने का मतलब क्या है कि यदि हम वोल्टेज का मान बढ़ाएं तो I का मान क्या होगा, बढ़ेगा, वोल्टेज का मान घटाएंगे तो I का मान घटेगा। जैसे कि आपने अपने घरों में देखा होगा कि जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, स्टेबलाइजर का जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, उसको जब ऐड के बढ़ाते हैं उसका मान, तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो हमारा पंखा या फिर लाइट है वो तेज जलना शुरू हो जाती है।
यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि यदि हम वोल्टेज को बढ़ाएं तो विद्युत धारा का मान बढ़ता है, और वहीं पर वोल्टेज का मान यदि हम कम करें तो विद्युत धारा का मान कम होता है। ठीक, तो यहां से हमको क्या पता चला कि यदि V का मान बढ़ाते हैं तो विद्युत धारा I का मान बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा आगे हमने क्या किया, इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाया। तो जैसे ही अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पर एक नियतांक आके लग जाएगा, वह नियतांक क्या होगा, R होगा। ठीक है, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आके लगता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जहाँ R क्या है हमारे पास, जहाँ R हमारे पास हो जाएगा प्रतिरोध, या फिर कह सकते हो विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध। ठीक, बात क्लियर है भाई साहब कि यहाँ पे R क्या है हमारे पास, विद्युत प्रतिरोध है। पूरी बात क्लियर हुई। हमने क्या बताया, हमने क्या बताया कि किसी चालक तार में प्रवाहित धारा I जो है उस चालक तार के मध्य स्थित विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी जो V होता है वह अनुक्रमानुपाती होता है I के, यानी सीधा कहने का मतलब क्या, V जो है I के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो यहाँ पर एक नियतांक आके लगेगा और यह नियतांक क्या होगा, R हो जाएगा। ठीक है, यह नियतांक क्या है, R हो जाएगा, और यह नियतांक R ही क्या कहलाता है, विद्युत प्रतिरोध, जो अभी कुछ देर पहले आप पढ़े थे। यहां पर V क्या है, V भाई साहब विभवांतर है, विभवांतर, और I क्या है, I है हमारी विद्युत धारा, विद्युत धारा। ठीक, बात क्लियर है। किसी कोई समस्या हो तो बता दो हमको, किसी कोई समस्या नहीं। ठीक है, आगे बढ़ जाए, चलिए आगे देखते हैं। इसमें यहां पर लिखेंगे जो किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है, यहां पे नोट बना के लिखेंगे हम लोग। नोट क्या रहेगा हमारे पास, किसी चालक का जो प्रतिरोध है, चालक का जो प्रतिरोध है ताप के बढ़ने पर, ताप के बढ़ने पर बढ़ जाता है। ठीक है, किसी चालक का जो प्रतिरोध है ताप के बढ़ने पर बढ़ जाता है। ठीक, बात समझ में आई। किसी कोई समस्या हो तो बता दो हमको। ठीक है, पूरा मामला समझ में आ गया। एक बार फिर से पूरे चीज को रिवाइज करवा देने आपके लिए। किसी चालक तार में प्रवाहित जो धारा आई है वह उस चालक तार के मध्य स्थित विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यह बात हमने क्या देखा कि V जो होगा I के अनुक्रमानुपाती होगा। जैसे ही अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा, यहाँ बराबर का चिन्ह लगाओगे तो एक नियतांक आगे लग जाएगा R। ठीक है, एक नियतांक आगे लग जाएगा R। अब क्या होगा, यहां से हमारे पास एक बात समझ में आई कि ये जो नियतांक R है, यह नियतांक R क्या कहलाएगा, विद्युत प्रतिरोध कहलाएगा। ठीक, फिर V क्या है हमारे पास तब सर जी, V क्या है विद्युत विभवांतर, I क्या है विद्युत धारा है। ठीक, इसके बाद हमने एक बात सीखी कि जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध का जैसे ही ताप बढ़ने पर, इसको किसी चालक तार है और चालक तार का प्रतिरोध जो है ताप के बढ़ने पर बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या, यदि तार का ताप बढ़ाएंगे, जैसे मान लो तार है, इस तार को हम गर्म करें नीचे से तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आई। इस तार को ठंडा कर देंगे तो इसका प्रतिरोध कम हो जाएगा। ठीक बच्चों, जल्दी से इस बात को नोट डाउन कीजिएगा। अब हम देखते हैं एक प्रश्न को। हमारा प्रश्न क्या है, एक चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा 2.5 एम्पीयर है तथा तार के सिरों के बीच जो विभवांतर हमको है ज्ञात कीजिए। क्या बोला, तार के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, जबकि तार का जो प्रतिरोध है वह 4 ओम दिया गया है। देखिए हल में हमको क्या दिया गया है, विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा I का मान हमको दिया गया कितना, 2.5 एम्पियर। ठीक है, यहां पर एम्पियर लिख देते हैं, एम्पियर। ठीक, उसके बाद क्या बोला है, तार के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, यानी हमको विभवांतर ज्ञात करना है। विभवांतर यानी V का मान हमसे पूछ लिया गया है।
ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है, जबकि तार का जो प्रतिरोध है 4 ओम है, यानी प्रतिरोध का मान हमको दिया गया है। प्रतिरोध यानी R का मान हमको कितना दिया गया बच्चों, 4 ओम दिया गया है। ठीक है, यह जो है ओम का साइन है। यहां पर लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या था, V इज इक्वल टू आई आर, यही ओम का नियम था। V को V रहने देते हैं। I का मान कितना है, 4 है सर जी। R का मान कितना है, 2.5 है। 4 का मल्टीप्लाई 2.5 के साथ कर दो तो 2.5 2.5 5 7.5 10, यानी आ जाएगा 10 वोल्ट। ठीक है, यानी हमारे पास V का मान कितना आ गया, 10 वोल्ट। जल्दी से इस बात को नोट डाउन कीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन को। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि 120 सेंटीमीटर लंबे और 0.04 मीटर व्यास वाले तार का प्रतिरोध 25 ओम है, तार की धातु का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी देखो ध्यान से, यदि 120 मीटर लंबे यानी L का मान हमको दिया गया 120 सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग देना होता है, तो ये बन जाएगा, कट जाओ 0 0 1.2 मीटर बन जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या दिया गया हमको, व्यास दिया गया है। तार का जो व्यास है, मोटाई है, वो कितना है, यानी D का मान हमको दिया गया है। D का मान हमको है 0.04 mm दिया है, मिलीमीटर। यहाँ से R का मान निकाल लेते हैं D/2 करके, यानी त्रिज्या रेडियस का मान निकाल लेते हैं। D का मान कितना है, 0.04, इसको 2 से भाग दे दो, ये आ जाएगा 0.02 मिलीमीटर। हमने क्या बताया कि इस मिलीमीटर को चेंज करेंगे मीटर में। देखो यहाँ पे देखो, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड करना होगा। जब इसको आप 1000 से डिवाइड करोगे तो देखो होगा क्या, यह जो दशमलव है यह 3 अंक और उधर खसक के चला जाएगा, यह बन जाएगा 0.00002, यानी यह 3 अंक इधर आ जाएगा पूरा। यानी इसको आप ऐसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो, 2 गुणे दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5, तो लगा लो 10 पर घात -5 मीटर। ठीक है, यह बन गया मीटर में R का मान। हमने एक फार्मूला पढ़ा है बच्चों, फार्मूला हमने क्या पढ़ा है कि रो इज इक्वल टू होता है RA/L। अभी कुछ देर पहले हमने फार्मूला पढ़ा था विशिष्ट प्रतिरोध का। यहां आप लिखेंगे चूंकि A जो होगा वो πr² होगा। क्यों πr² होगा बच्चा, उसको समझना। ये जो तार हमारे पास है, तार का जो यह वाला एरिया है, यह गोले के जैसा होता है, यानी गोलीय आकार का होता है, सर्कल के जैसा। देखो यह तार मान लो है हमारे पास, तार का यह वाला जो एरिया है गोले के जैसा होता है। ठीक है, तो यह वाला जो एरिया है इसी को बोलते हैं एरिया या फिर क्षेत्रफल। तो यह जो क्षेत्रफल है गोले के जैसा, और गोला या फिर वृत्त का जैसा है, वृत्त का जो एरिया होता है πr² होता है। यानी एक जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एक जगह पे लिख सकते हैं πr²/L। तो रो इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, R का मान यहां से लिख लो। देखो कैपिटल R का मान, देखो प्रतिरोध का मान हमको दिया गया है, R का मान कितना है 25 ओम, यहां पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो R का मान हमारे पास कितना है 25 ओम, इनटू पाई का मान रख लेते हैं 3.14। R का मान कितना है हमारे पास, R का मान है 2 गुणे 10 पर घात -5 का स्क्वायर। और यहां से L का मान हमारे पास कितना दिया गया, L का मान है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। ठीक है, अब इसको थोड़ा काटा पीटी मचा लेते हैं। रो इज इक्वल टू, जब इस पूरे इक्वेशन को आप हल करोगे बच्चा, तो इस इक्वेशन का हल का जो आंसर आएगा आपके पास, वो आएगा आपका 25, इस पूरे इक्वेशन को जब आप हल करोगे भाई साहब, तो इस पूरे इक्वेशन को हल करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो 2.6 इंटू में 10⁻⁸ मीटर ओम मीटर आएगा।
ठीक है बच्चा, फिर से सुनिएगा। जब इस पूरे इक्वेशन को आप हल करोगे, हल करना तो आपको आता ही होगा, क्योंकि देखो यह नॉर्मल सा आपका कैलकुलेशन है। यदि हम कैलकुलेशन करने जाएंगे तो हमारी वीडियोस बहुत लंबी बन जाएगी। ठीक है, तो कैलकुलेशन वाला काम आप कर दीजिएगा इसको। यह जो कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आपके पास आएगा रो का मान, यह आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू 2.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। बात क्लियर है? जल्दी से इस चीज को नोट डाउन कीजिएगा। और आज के लिए रखते हैं बच्चों इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी जोश और आवाज के साथ। यदि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए रखेंगे इतना ही, कल मिलेंगे फिर। जय हिंद।